ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमने क्या शुरुआत करी थी दोस्तों। तो एनसीईआरटी बुक शुरुआत करी थी। किसकी? एनसीईआरटी बुक, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भाई अगर आपको किसी को भी सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करिए। चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे वो आपका केबीएस हो, चाहे वो आपका डेटर प्लस भी हो, कुछ भी हो, कोई सा भी एग्जाम करना है एनसीईआरटी को फॉलो करिए, आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम पढ़ते हुए मैंने आपको बोला था कि क्लास तीसरी, चौथी और पांचवी की मैं आपको करवाऊंगा क्या? ईवीएस की बुक। क्योंकि आपकी तीसरी, चौथी, पांचवी में ही ईवीएस होती है। छठी से आपकी ईवीएस ना रहकर ज्योग्राफी और साइंस अलग अलग बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने तीसरी, चौथी, पांचवी की ईवीएस की बुक को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आप सही बच्चों को पता होगा, मैंने आपको बोला था कंप्लीट करने के बाद सिक्स एंड सेवंथ की हम क्या शुरुआत करेंगे? जियो एंड साइंस शुरुआत करेंगे। क्या शुरुआत करेंगे? जियो और साइंस से शुरुआत करेंगे। तो क्लास सिक्स और क्लास सेवंथ में कुल मिलाकर लगभग लगभग जो है अराउंडली 25-30 के अराउंड चैप्टर है, जिसमें से हमें 10 टॉपिक पढ़ने हैं। चैप्टर नहीं, 10 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें लगभग लगभग 16 से 17 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए जरूरी है मैं आपको वो करवाऊंगा। ठीक है, बाकी 6, 7, 8 की जो बुक्स होती है वो आपकी पेपर 2 में जो एसएसटी पूछी जाती है, वो एक तरीके से पूरी कंप्लीट तैयारी करते हो एसएसटी की या साइंस की, वहां पर आपको कंप्लीट पढ़ने की जरूरत है। यहां हम मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक, तो आज से अपना सेशन शुरू हो रहा है क्लास सिक्स एंड सेवंथ की जियो और साइंस वाला सेशन, जिसमें आपके 9 से 10 लेक्चर लूंगा मैं आपका, और उन 9 से 10 लेक्चर में हम 13 से 14 चैप्टरों के बारे में बात कर लेंगे। जिसमें आज की अपनी जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत हो रही है सूर्य के परिवार में पृथ्वी। कहने का मतलब है आज हम जो बात करने वाले हैं वो सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर और देरी ना करते हुए सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक, जो कि है सूर्य के परिवार में पृथ्वी। आप सभी बच्चों को पता होगा पृथ्वी या इसके अतिरिक्त जो 7 ग्रह है, वो सारे के सारे जो ग्रह होते हैं वो पूरा का पूरा एक क्या है? परिमंडल। एक तरीके से मान लीजिए एक पूरा का पूरा एक फैमिली है, एक पूरा का पूरा परिवार है, जिसका मुखिया कौन है? तो सूर्य है। कौन है? सूरज है। इसलिए कहा जा गया इस चैप्टर को सूर्य के परिवार में पृथ्वी, क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके जो माध्य है, उसके जो बीच में है वो कौन है? सूरज है। और सूरज के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? हमारे पृथ्वी हो गया, जो अन्य ग्रह हो गए वो लगाते हैं। इसलिए चैप्टर को नाम रखा गया क्या? सूर्य के परिवार में पृथ्वी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आप ये इमेज देखिए, ये क्या है हमारा? ये हमारा सूर्य यानी कि सन है। ये क्या है हमारा? ये हमारा सूर्य यानी कि सन है। ये जो सूर्य हमारा सौरमंडल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, और इस बीचों बीच के स्थित के अनुसार एक सभी के सभी ग्रह का एक रास्ता, एक पथ है। उस पथ के ऊपर होते हुए जो हर कोई ग्रह है वो सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया सूर्य के परिवार में पृथ्वी, क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे और थोड़ी बहुत जो है अन्य ग्रहों के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ज्यादा बाहर के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए सूर्य के परिवार में पृथ्वी, जो सूर्य है इसके अतिरिक्त जो ये सारे के सारे क्या है? तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। ये क्या है? हिंदी में ग्रह है। अभी जो प्लैनेट शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और किस शब्द से हुई, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, किस भाषा से हुई। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए इन सभी के सभी चीजों के बारे में। तो सभी के सभी बच्चे नोटबुक में लिखते हुए चलिए कि ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, आप सभी बच्चों को पता है कि ग्रह हिंदी शब्द है और उसी का ही अंग्रेजी अनुवाद क्या कहलाता है? प्लेनेट कहलाता है। ठीक है, ये जो प्लेनेट वाला शब्द है ये किस भाषा से आया दोस्तों? ये ग्रीक भाषा से आया। किस भाषा से आया? तो ये ग्रीक वर्ड से आया। तो ग्रीक में कौन सा वर्ड है? तो ग्रीक में एक वर्ड है जिस वर्ड का है प्लेनेटाई। ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड से निकलकर आया है प्लेनेट। ओके, तो पूछा जाएगा आपसे कि किस भाषा का है, तो आपको पता होना चाहिए। किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका भी बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो शब्द से उत्पत्ति हुई है हमारे प्लेनेट की, आखिर इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है
परिभ्रमक या अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्यों? क्योंकि प्लेनेट जो है, आप सही बच्चों को पता होगा, कोई भी प्लेनेट उठा लो, चाहे आप बुध उठा लो, चाहे मंगल ले लो, बृहस्पति ले लो, कोई सा भी प्लेनेट ले लो, इसका एक निश्चित पथ है, एक रास्ता है जिसके ऊपर ये घूमता है, चलता है, इसीलिए इसको परिभ्रमक या फिर चारों ओर घूमने वाला, क्या चारों ओर घूमने वाला कहा जाता है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, किस शब्द से हुई है, किस भाषा से हुई है और इसका अर्थ क्या है, तो आपको इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वाला चैप्टर, बिल्कुल दोस्त, इस वाले चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से बड़े ग्रह कौन से हैं, पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का ट्विंस कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, क्षुद्र ग्रह कहाँ है, या फिर जो हमारा पोलर स्टार होता है, ध्रुव तारा होता है, वो कहाँ स्थित होता है, इन सभी के सभी बारे में इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर शुरू होता है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलें तो दोस्तों सौर मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लोग लिखते हो चलिएगा, सौर मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है सोलर प्लेनेट या फिर सोलर सिस्टम। ठीक है, ये कहा जाता है इसको। चलिए, तो लिखिए सभी के सभी बच्चे। पहला तो अभी हमने बात करी कि सूर्य, इन सभी के सभी ग्रहों का जो मेन सोर्स एनर्जी का है वो कहां से आता है, सूर्य से आता है। और सोलर सिस्टम का जो केंद्र है वो कहां है, तो वो सूर्य के पास है, मतलब केंद्र में ही सूर्य स्थित है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मानकर चलिए ये हमारा क्या है, सूर्य है। अब इसी के ही आसपास, इसी के ही आसपास आपके जो हमारे 8 ग्रह हैं वो घूमते रहते हैं एक निश्चित पथ के ऊपर। तो बीचों बीच कौन सा हुआ, सूर्य हुआ। तो ध्यान रखिएगा हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है। तो पहला तो सूर्य आता ही आता है, जो कि क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम में मुखिया कहलाता है। क्या कहलाता है, मुखिया कहलाता है। उसके बाद में आगे हमारे 8 ग्रह। 8 ग्रह कौन कौन से, जिसके बारे में हम भी पढ़ने वाले हैं, चाहे बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, मंगल हो, इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये भी देखेंगे कि सूर्य की तरफ से देखा जाए तो पृथ्वी किसने नंबर पे आती है, आकार के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी किसने नंबर पे आती है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोनों के दोनों। ठीक, तो क्या पता चला, सौर मंडल में क्या क्या है, सूर्य है, साथ ही साथ में जो हमारे 8 ग्रह हैं वो है, और उन 8 ग्रह के जो उपग्रह हैं, जैसे कि हमारा पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, तो ये इनके जो उपग्रह हैं वो भी है। तथा अन्य जो खगोलीय पिंड है, अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि हमारा सिद्ध ग्रह, सिद्ध ग्रह कहां पर स्थित है वो भी हम बात करेंगे। सिद्ध ग्रह क्या है, एक तरीके से खगोलीय पिंड ही है, ये हो गया। या फिर जो टूटते हुए तारे, जिसका हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, टूटते हुए तारों को उल्का पिंड ही कहते हैं ना, तो हमारे उल्का पिंड हो गए। ये सारे के सारे जो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और उसे हम क्या कहते हैं, सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सौर परिवार में या आपका सोलर सिस्टम के अंतर्गत या सौर मंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो हमारा सूर्य है जो कि सभी का मुखिया है, उसी के साथ साथ में 8 ग्रह, 9 ग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो आखिरी ग्रह था प्लूटो, उसको बोनों की श्रेणी में रख दिया गया, तो वो ग्रह नहीं माना जाता, केवल 8 ही ग्रह माने जाते। ठीक है, तो सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, साथ ही साथ में जो हमारे उल्का पिंड है, या फिर हमारे जो अन्य शुद्ध ग्रह या फिर जिसे खगोलीय पिंड कहा जाता है, ये सारे के सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी कि सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए आगे चलें। तो आगे बात करी जाती है कि सूर्य के 8 ग्रह, हमने क्या बात करा, एक तो सूर्य हो गया जो केंद्र में है, इसके साथ साथ में 8 ग्रह, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये कुल मिलाकर कितने हैं, सूर्य के अलावा 8 ग्रह है, जो कि सूर्य की ओर एक निश्चित पाथ के ऊपर चक्कर लगाते हैं। अभी हम बात करेंगे उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए ग्रहों के नाम याद करिए सभी के सभी बच्चे। बुध, इंग्लिश में क्या कहा जाता है बुध को, तो मरकरी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मरकरी कहा जाता है। अगला शुक्र, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वीनस कहा जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, अभी हम बात करेंगे। तीसरा अपना सबसे अच्छा और प्यारा ग्रह पृथ्वी यानी कि अर्थ, ये हमारा सुंदर सबसे प्यारा ग्रह पृथ्वी यानी कि अर्थ। नेक्स्ट है अपना मंगल यानी कि मार्स, जिसके ऊपर हमारे साइंटिस्टों के द्वारा, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा जीवन की खोज करने के ऊपर
बात करी जा रही है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये तो हो गया आपके एक ग्रह। याद करने का तरीका बता रहा हूं, आगे बात करते हैं। फिर आया आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर, फिर आया आपका शनि यानी कि सैटर्न, फिर उसके बाद आया अरुण यानी कि यूरेनस, और लास्ट में आ गया आपका वरुण यानी कि आपका आखिरी ग्रह नेपच्यून। तो कुल मिलाकर ये 8 ग्रह है। अब इन बीचों 8 ग्रह के बीच में, 8 ग्रह के बीच में मैंने ये डंडी क्यों खींची? 8 ग्रह के बीच में ये डंडी मैंने क्यों खींची? क्योंकि दोस्तों इन सभी ग्रहों को बाहरी ग्रह यानी कि बाह्य ग्रह कहते हैं, और इन सभी आंतरिक यानी कि अंदर वाले ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सारे ग्रह है ये सूर्य के नजदीक है, और ये सारे के सारे ग्रह जो है वो सूर्य के बहुत दूर है। और इसके बीच में एक और रीजन है जो कि हम सिद्ध ग्रह पढ़ेंगे अभी, तब आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा। ठीक, तो यहां से दोस्तों 3-4 क्वेश्चन बने। क्या क्वेश्चन बने? पहला कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह कौन कौन से? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं और वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बना कि सूर्य की दूरी के अनुसार पृथ्वी जो है वो कितने नंबर का ग्रह है? तो सूर्य के दिशा के अनुसार देखा जाए, सूर्य की ओर से देखा जाए तो पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर का ग्रह है। अर्थ जो है हमारा सूर्य की ओर से देखा जाए तो तीसरे नंबर का ग्रह है। सूर्य की ओर से देखोगे तो तीसरे नंबर का पहला कौन सा है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या हुआ? सूरज की ओर से तीसरे नंबर का ग्रह है। ओके, आकार के अनुसार पूछा जाए तो आकार में देखा जाए तो दोस्तों 5वें नंबर का ग्रह है। साइज, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, साइज के अनुसार देखा जाए, फॉर एग्जांपल के रूप में मानिए कोई इंसान जो है वो हाइट में अपने पापा से बड़ा है, कोई इंसान जो है हाइट में अपने पापा से बड़ा है, लेकिन उम्र में, अनुभव में उनके पापा बड़े होंगे। तो वही वाली बात है कि सूरज से दिशा की ओर से देखा जाएगा तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन आकार के अनुसार देखा जाए, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सूरज की दिशा की ओर से देखा जाए तो पृथ्वी कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। और हमारे ग्रह के आकार के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी कितने बड़ा, कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। ठीक, चलिए इस चीज को समझते हैं कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइज के अनुसार देखा जाए तो बृहस्पति जो है वो पहले नंबर का ग्रह है, सबसे बड़ा। ये देखो, ये सारे के सारे ग्रह आपको दिख रहे हैं, ये देखो सबसे बड़ा आपको ये ग्रह दिख रहा होगा ना, सबसे बड़ा दिख रहा है ये, क्यों? क्योंकि है भी बड़ा। तो ये जो है दोस्तों ये बृहस्पति है, ये क्या है? बृहस्पति है, यानी कि जुपिटर है। तो ध्यान रखिएगा जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो है ग्रह में देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक, अगला शनि, ये देखो ये रहा शनि। शनि क्या है? तो शनि ध्यान रखिएगा दोस्तों दूसरे नंबर का, कितने नंबर का? दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह है। बाहरी ग्रह याद करने में बहुत आसान है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उससे छोटा ग्रह शनि है। ठीक, तीसरा अरुण, अरुण जो है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण, वरुण जो है वो चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसलिए दोस्तों याद करना बिल्कुल सिंपल है, बृहस्पति, साथ ही साथ में शनि, साथ ही साथ में अरुण और साथ ही साथ में वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मेरे साथ बोलिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस नंबर से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह और चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह, बिल्कुल सीरीज में याद करना बिल्कुल सिंपल है। ठीक, अब आ जाते दोस्तों आंतरिक ग्रह के अंतर्गत। तो 4 ग्रह जब आपके यहां पर हो गए हैं तो पांचवा तो हमने अभी अभी बात करी थी साइज में, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? पृथ्वी है। पांचवा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? पृथ्वी। साइज में बात करी जाए छठे नंबर का ग्रह जो है वो शुक्र यानी कि वीनस है। वीनस ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग लगभग जो है पृथ्वी के समान है, देखने में पृथ्वी जैसा ही लगता है, इसलिए इसको पृथ्वी का ट्विंस भी कहा जाता है, जुड़वा भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा पृथ्वी का जुड़वा या ट्विंस किसे कहा जाता है? तो वीनस यानी कि शुक्र को कहा जाता है, जो कि छठवां सबसे बड़ा ग्रह देखने को मिलता है। ठीक है, सातवां बात करी जाए तो मंगल, साइज में देखा जाए तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह, मंगल 7वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। और 8वां बुध यानी कि सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। सूर्य की ओर से देखा जाए तो सबसे पास में ग्रह जो बुध ही है। ठीक है, और आकार में देखा जाए तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको पता होने चाहिए कि कौन से नंबर का कौन सा ग्रह है और कौन से सूर्य की दिशा से कौन से ग्रह कौन से नंबर पे आते हैं। ठीक,
एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कुल मिलाकर आपके ऐसे 8 ग्रह हैं। आकार के हिसाब से भी बता दिया और साइज के हिसाब से तो लिखा ही हो, मतलब साइज के हिसाब से मैंने बता दिया और सूर्य की ओर से मैंने लिख ही रखा है। पहले नंबर पे सूर्य की ओर से बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये है सूरज की दिशा की ओर से। ओके, समझ गए सही बच्चे? आई थिंक किसी बच्चों को यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए यहां पर कि जो बुध है और शुक्र है, यानी कि शुरू वाले 2 ग्रह, बुध और शुक्र जो है शुरू वाले जो 2 ग्रह है, इन सभी को छोड़कर सभी के पास अपने अपने उपग्रह है। यानी कि इन 2 ग्रहों के पास किसी भी प्रकार का कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के पास अपने उपग्रह यानी कि चंद्रमा है। बुध और शुक्र के पास यानी कि मरकरी और वीनस के पास किसी भी प्रकार का अपना सैटेलाइट नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, आपको पता होनी चाहिए ये सारी की सारी बातें। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे चले दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सौर मंडल के जो ये 8 के 8 ग्रह है, ये एक निश्चित पथ के ऊपर, एक रास्ते के ऊपर सूरज की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि बीचों बीच क्या है, सूरज है। अब इसके एक निश्चित रास्ता बना हुआ है, इसी निश्चित रास्ते के ऊपर जो है सभी के सभी ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। मैंने बोला था ना अभी एक निश्चित रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जब आप अपने स्कूल जाते थे घर से, तो घर से स्कूल और स्कूल से घर, एक आपने रास्ता फिक्स कर रखा था, उसी रास्ते से आप आते जाते थे। फिक्स कर रखा होता है ना, तो उसी रास्ते से आते जाते थे। तो उसी प्रकार से सूरज के चारों ओर एक निश्चित रास्ता बना रखा है इन ग्रहों ने, और उसी रास्ते के ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं सूरज की ओर। अब वो कैसे आकार का है, तो अंडा आकार की, कैसे अंडा आकार के रूप में वो ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों ओर, जिसको हम दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो ग्रह हमारे प्लैनेट्स है वो सूरज की ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो किस आकार में चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार के अंतर्गत वो चक्कर लगाते हैं। ओके, गोल में नहीं लगाते, गोल नहीं होता, अंडाकार के रूप में होता है, गोल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि सभी के सभी जो ग्रह है वो एक निश्चित पथ के ऊपर चक्कर लगाते हैं सूरज की ओर, जिसको दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। ओके, सभी बच्चे समझ गए होंगे, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा आई थिंक। चलिए आगे चल, देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका सौर मंडल है। काफी अच्छी इमेज मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, उम्मीद करता हूं सारा का सारा आपको अब दिखाई दे रहा होगा। तो देख सकते हो जो दोस्तों एक निश्चित पथ है वो गोल ना होकर एक अंडे के रूप में, कैसे, अंडे के रूप में, इसलिए इसको दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। ठीक, और आकार के अनुसार भी दिखाई दे रहा है, सारे के सारे ग्रह जो है कहां कहां कौन कौन सा नहीं है, और बीचों बीच जो हमारा सूर्य है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बीचों बीच है सौर मंडल के। ठीक है, इसलिए सभी के सभी बच्चे लिखिए पहले सूरज के बारे में यानी कि सन के बारे में। चलिए तो नोट डाउन करिए दोस्तों, सूर्य जो है यानी कि जो हमारा सन है वो सौर मंडल के कहां स्थित है, तो बिल्कुल केंद्र में। कहां स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सौर मंडल के बीचों बीच में क्या है, हमारा सूर्य है, तो बिल्कुल बीचों बीच में क्या स्थित है, हमारा सूर्य स्थित है यानी कि सन। सूर्य जो होता है वो सौर मंडल के लिए क्या करता है, प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ध्यान रखिएगा, जो हमें एनर्जी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम जो कार्य कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने ऊर्जा ली है, किस चीज से, भोजन से। भोजन कहां से मिला हमें, या तो हमें वो एक तरीके से या तो मांस के रूप में मिला होगा या पौधों के रूप में मिला होगा। पौधों के रूप में मिला होगा तो पौधे कहां से पनपे, सूरज की रोशनी से ही। मांस से मिला होगा तो मांस कहां से बना, वो पौधे खाकर ही बना होगा। तो पौधे डायरेक्टली सूरज से ऊर्जा लेते, हम नहीं ले सकते हैं, हम जादू तो है नहीं हाथ बढ़ाएंगे और धूप खाना शुरू कर देंगे, क्यों, तो हम डायरेक्टली ना लेकर इनडायरेक्ट के रूप में सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पौधे डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का, सौर परिवार के अंदर प्रकाश का यानी कि रोशनी का और ऊष्मा यानी कि एनर्जी का एकमात्र स्रोत है। क्या है, एकमात्र स्रोत है। ओके, और साथ ही साथ में सबसे नजदीकी तारा भी क्या है, हमारा सूर्य ही है। तो अगर आपको पूछा जाए कि पृथ्वी या फिर हमारा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा सूर्य है। अब ये नहीं है कि इतना नजदीक है दोस्तों, नजदीकी होने के बावजूद भी पृथ्वी से लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके,
तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सौर मंडल के बिल्कुल बीचों बीच में कौन स्थित है, हमारा सूर्य यानी कि सन स्थित है। और सौर मंडल के लिए जो प्रकाश का कार्य करता है और ऊष्मा का कार्य करता है, उसका एकमात्र स्रोत जो है वो कौन है, तो वो सन यानी कि सूर्य ही है। और सबसे नजदीकी तारा भी यानी कि सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है, जो कि पृथ्वी से लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है पृथ्वी से। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सूर्य के बारे में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। ज्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप ईवीएस की तैयारी कर रहे हो ना कि ज्योग्राफी की। जब आप ज्योग्राफी की तैयारी करोगे तो मेरे द्वारा नहीं तो शुक्ला सर के द्वारा आपको डिटेल में तो पढ़ाया जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बात होगी सूर्य के बारे में। आगे चलते हैं, आगे चलें तो प्रकाश की गति के बारे में बात कर लेते हैं। जो सूरज से हमें प्रकाश मिल रही है, जो सूरज से हमें प्रकाश मिल रही है वो पृथ्वी तक, सूर्य का तीसरे नंबर का पृथ्वी ग्रह थर्ड नंबर पे आता है। देखा जाए तो सूर्य जो है थर्ड नंबर पे, पृथ्वी आती है सूर्य की ओर से। तो सूर्य की ओर से जो किरणें आ रही हैं, जो सन रेज आ रही है, ये जो रोशनी दिखाई दे रही है आपको इमेज में, ये रोशनी जो पृथ्वी पर पड़ती है, ये कितनी दूरी और कितनी गति के साथ आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रकाश की जो गति होती है वो लगभग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रति घंटा नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो होती है वो रोशनी की, लाइट की स्पीड होती है। और लगभग लगभग 8 मिनट, ध्यान रखिएगा, जो इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगभग लगभग 8 मिनट लगता है। कितना लगता है, लगभग लगभग 8 मिनट लगता है। बात करी जाए, ये जो लाइट आती है, ये जो लाइट आती है कहां पर, पृथ्वी पर, कहा जाता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 सेकंड लेता है। कितना सेकंड लेता है, 500 सेकंड। सेकंड बोला है मैंने दोस्तों, वैसे अगर आप अपनी बुक खोलोगे तो 8 मिनट 20 सेकंड कुछ दिया होता है आपकी बुक्स में। अब देखो 8 मिनट 20 सेकंड को कन्वर्ट करोगे सेकंड में, तो आप सही बच्चों को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और गुना 8 करोगे और जमा 20 करोगे, क्योंकि वो तो सेकंड में है ही। तो 8 6 48, 0 जमा में 20, तो कितने सेकंड हो गए, 500 सेकंड हो गए। तो लगभग लगभग 500 सेकंड का समय लगता है रोशनी को, यानी कि जो प्रकाश है सूर्य की, वो पृथ्वी तक आने में। और जो लगभग लगभग एनसीईआरटी बुक बोलता है वो बोलता है आपका 8 मिनट। ध्यान रखिएगा, इसलिए आप इसको ध्यान नहीं रखोगे, आप ध्यान रखोगे 8 मिनट को, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो बोल रहा है आपको वो 8 मिनट बोल रहा है। ओके, तो अगर आपके एग्जाम में 8 मिनट दे रखा होगा तो आप 8 मिनट पर टिक करोगे। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचती है। अगर 8 मिनट 20 सेकंड दे रखा होगा तो भी आप 8 मिनट पर ही टिक करोगे। क्यों, क्योंकि आपकी बुक में कहीं पर भी 8:20 नहीं दे रखा, 8 ही मिनट दे रखा है। अगर 8 मिनट ना दे रखा हो और 8:20 दे रखा हो तो 8:20 पर टिक कर दीजिएगा। अगर 500 सेकंड दे रखे हो तो 500 सेकंड पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपकी स्पीड ऑफ लाइट से पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो इन क्वेश्चनों के बारे में, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को अब तक तो यहां तक की सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे चलते, आगे चलें तो दोस्तों ये कोट आपका बिल्कुल सीरीज में लगाया मैंने सारे के सारे प्लैनेट्स को, ताकि आप अच्छे तरीके से चीज के बारे में समझ सके। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने प्यारे और नीले और हरे ग्रह के ऊपर। जो पृथ्वी है, जिसको क्या कहते हैं, मिल्की वे या फिर हरा नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पानी जो है 1/3 भाग पर हमारे पृथ्वी पर पानी ही पानी है। तो क्वेश्चन क्या बना यहां से, क्वेश्चन आपका ये बना, आकार के अनुसार, साइज के अनुसार जो पृथ्वी है वो है आपकी 5वें नंबर का, 5th नंबर, 5वें नंबर का ग्रह है। और दिशा के अनुसार देखा जाए तो दिशा के अनुसार सूर्य की ओर से तीसरा नंबर है। ये तो सभी बच्चों को मैंने अभी अभी डिटेल में बताया था। ठीक, कुछ चीजें और जान लेते हैं इसके बारे में। क्या, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह, जो कि मैंने अभी अभी आपको बोला, उस चीज को लिख लीजिए। साथ ही साथ में आकार में बात करा जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि मैंने अभी अभी आपको लिखवाया। आकार में देखा जाए तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य की ओर से देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, मतलब तीसरा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है इसके जो ध्रुव है, यानी कि ऊपर की ओर और नीचे की ओर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ऊपर की ओर और नीचे की ओर से थोड़ी सी क्या है, ये चपटी है, यानी कि दबी हुई है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आप लोग बोलते हो कि पृथ्वी क्या हमारी पूरी गोल है,
तो गोल ना होकर थोड़ी सी ऊपर से क्या है, चपटी है, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से क्या है, दबी हुई है, चपटी है। तो इसलिए कहा जाता है जो हमारे ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहां से थोड़ी सी चपटी है, और इसी कारण की वजह से इसको क्या कहा जाता है, भू आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू आब कहा जाता है। और भू आब का अर्थ क्या होता है, तो भू आब का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी के समान। क्या लिखा है, भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि पृथ्वी को भू आब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से और नीचे की ओर से, दोनों ध्रुवों की ओर से, साउथ पोल नॉर्थ पोल की ओर से पृथ्वी गोल ना होकर चपटी है, दबी हुई है, इस वजह से इसको भू आब कहा जाता है। जो कि क्या मतलब होता है उसका, तो इसका मतलब होता है पृथ्वी के समान। क्या क्या कहा जाता है इसको, पृथ्वी के समान, लाइक ए अर्थ। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। अगला बिंदु, चंद्रमा। पृथ्वी के बारे में पढ़ा, सूर्य के बारे में पढ़ा, तो अपना जो इसका अपना एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है ना, सैटेलाइट है ना चंद्रमा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको देखा होगा आपने कभी ना कभी पृथ्वी पर से चंद्रमा को, नहीं देखा तो इमेज पे देख लीजिएगा। कई बच्चे होंगे कि इन्होंने नहीं देखा होगा, तो यहाँ इमेज में देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है ये, तो ध्यान रखिएगा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेचुरली रूप में बात कर रहा हूं, प्राकृतिक रूप में बात कर रहा हूं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से लगभग लगभग जो है 1/4 है। मतलब पृथ्वी अगर इतनी बड़ी है तो इसका 1/4 भाग जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से ज्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा ये हमसे लगभग लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। पृथ्वी से बात करी जाए तो 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। दिखने में लगता है कि चंद्रमा हमारे पास है, लेकिन 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। और पृथ्वी के आकार से बात करी जाए तो लगभग लगभग 1/4 ही आकार है इससे। ठीक है, पृथ्वी से बड़ा नहीं है, पृथ्वी से 1/4 आकार में है ये। यानी कि पृथ्वी अगर बात करी जाए पिज्जा के अनुसार, ये है पृथ्वी, तो इसका चौथा भाग यानी कि ये वाला, केवल यही है चंद्रमा। तो दिखने में आकार में इतना बड़ा है, जो कि पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक, आगे बात करी जाए तो आपने देखा होगा चंद्रमा कुछ समय के लिए पूर्ण दिखाई देता है और कुछ समय के लिए आधा और कुछ समय गायब ही रहता है। तो आपने देखा होगा, तो आप सही बच्चों को पता होगा कि पूर्ण चंद्रमा जो होता है महीने में एक बार दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा जो पूरी तरीके से चंद्रमा होता है महीने में एक बार दिखाई देता है, और आधा जो होता है वो लगभग लगभग 15 दिन में दिखाई देता है। तो इसलिए लगाइए, सभी के सभी बच्चे लिखिए कि अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कौन सा, हमारा चंद्रमा। आपने पूर्ण चंद्र को यानी कि जो पूरा चंदा मामा है हमारा, इस पूर्ण चंद्र को लगभग लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हो। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पूरा चंद्रमा, जिसे पूर्णिमा बोलते हो आप, फुल मून डे कहते हो, पूरा चंद्रमा जो होता है वो महीने में केवल एक बार ही दिखाई देता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन पूरा का पूरा चंद्रमा होता है उस दिन पूर्णिमा बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, पूर्णिमा बोला जाता है। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हो। ध्यान रखिएगा, जैसे पूर्ण चंद्रमा हुआ, 15 दिन बाद जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो 15 दिन बाद चंद्रमा नहीं दिखाई देता, और महीने में एक बार पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देता। और जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता मतलब 15 दिन के बाद, उसको अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन आप सही बच्चों को पता होगा, एक अच्छा सा क्या है, ट्विस्ट है कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है। ये जो होता है वो सूर्य की रोशनी पर चमकता है। किसकी रोशनी पर, सूर्य की रोशनी पर चमकता है। तो भाई जब सूर्य जो होता है वो और चंद्रमा जो होता है वो, इसके बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता। क्या होता है, चंद्रमा नहीं दिखाई देता। अब जब पृथ्वी घूमकर इधर आ जाती है सूर्य की इधर, और चंद्रमा के ऊपर सीधी रोशनी पड़ने लग जाती है, तो चंद्रमा पूरा दिखाई देने लग जाता है। फिगर के द्वारा समझाता हूं, मानकर चलिए, फिगर से आप अच्छे समझ जाओगे। मानकर चलिए कि ये है आपका सूर्य, ये क्या हमारा सन यानी कि सूरज है। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या हमारा सूर्य है। अब सूर्य के बगल में देखोगे दोस्तों, यहां पर आ जाएगा पृथ्वी।
ये क्या हमारा पृथ्वी, अंधेरा है, पृथ्वी पर रात हो रही है अभी, ठीक है। ये क्या हमारा दोस्तों, पृथ्वी है, क्या हमारी पृथ्वी है। और इसी के बगल में आ जाता हमारा क्या, चंद्रमा। ये क्या हमारा चंद्रमा। अब देखो दोस्तों, जो सूरज की रोशनी होगी ना, वो सीधी की सीधी रोशनी ना पड़कर पहले चार किस पर पड़ेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी, और फिर ये रोशनी जो है वो पड़ेगी चंद्रमा पर। कहां पड़ेगी, चंद्रमा पर पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों, जो सूरज की सारी रोशनी है वो हमारी कहां ले गई, वो पृथ्वी ले गई। चंद्रमा पर रोशनी पड़ ही नहीं पा रही। अब जब चंद्रमा पर रोशनी पड़ेगी ही नहीं तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। अब यही पृथ्वी जो होती है वो घूमकर एक पथ पर घूमेगी, तो ये पृथ्वी घूमकर इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी और इधर आएगी। तो पृथ्वी घूमकर इधर आ गई, पृथ्वी घूमकर इधर आ गई। अब पृथ्वी यहां तो बची नहीं, तो चंद्रमा के ऊपर सीधी रोशनी पड़ेगी, तो चंद्रमा पर सीधी रोशनी पड़ेगी तो चंद्रमा पूरा का पूरा दिखाई देगा। तो इस तरीके से चंद्रमा जो होता है वो आधा और पूरा दिखाई देता है। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, चंद्रमा और सूरज के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो अमावस्या की रात कहलाता है, और जब पृथ्वी और सूरज मतलब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी नहीं होती है तो पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, अपोजिट साइड में आ जाता है, उसको हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसके पीछे लॉजिक था। आपने एनसीईआरटी बुक्स में जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, या फिर बचपन में अपनी किताबों में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, इस कारण की वजह से चंद्रमा पूरा, अधूरा और बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको इस चीज के बारे में बातें पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो दोस्तों मेन बिंदु आता है यहां पर ध्रुव तारा, यानी कि पोल स्टार या पोलर स्टार भी कई बार इसे बोला जाता है। ठीक है, अब आप सही बच्चों को पता होगा कि पुराने जमाने में हमारे पास जीपीएस सिस्टम तो था नहीं, पुराने समय में रात में देखने का कोई जरिया तो था नहीं। तो पुराने जमाने में जो लोग रात में रास्ता देखा करते थे वो उत्तर दिशा की ओर देखा करते थे, और उत्तर दिशा जो ध्रुव तारा है वो दर्शाता था। कहने का मतलब है जो हमारा ध्रुव तारा है वो हमेशा उसकी एक स्थिति फिक्स है, वो आपको चमकता हुआ दिखाई दे जाएगा उत्तर दिशा में। तो लोग उसके हिसाब से रास्ते का क्या रखते थे, वो निगरानी रखते थे। और जो सूरज, जो ध्रुव तारा है, ये जो हमारा सप्त ऋषि है, ये इसका संकेत तारे होते हैं, इसी की मदद से हम ध्रुव तारे को ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो सभी के सभी बच्चे नोट डाउन करें कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जैसे कि ये देखो, ये जो तारा है आसमान में सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, इसका एक फिक्स स्थान है, कहां पर, उत्तर की ओर में। इसलिए प्राचीन समय में जो लोग थे जो यात्रा करा करते थे रात में, वो हमेशा ध्रुव तारे की सहायता से अपने रास्ते को निर्धारित करते थे, ढूंढते थे और उसी अनुसार यात्रा करा करते थे। तो पूछा जाएगा कि ध्रुव तारा जो है वो किस दिशा में दिखाई देता है, तो ध्रुव तारा जो है हमेशा नॉर्थ साइड में, यानी कि उत्तर दिशा में देखने को मिलेगा, उत्तर दिशा को वो इंडिकेट करता है। ओके, सभी बच्चे समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, यहां तक किसी बच्चे को। आगे चलते हैं, आगे चलें तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमारे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आधे ही हैं, अधूरे ही हैं। क्यों आधे अधूरे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा इन चीजों के बारे में, क्योंकि कुछ चीजें मुझे आपको समझानी है। जैसे कि मुझे समझाना है सिद्ध ग्रह, जिसे एस्ट्रॉइड्स कहते हो आप। ठीक, अब ये जो एस्ट्रॉइड्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, एक ग्रह कहलाते हैं चार जोड़ों के आंतरिक और चार जोड़ों के बाह्य। इसके बीचों बीच क्या है, इसको बीचे बीच जो है छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े मिलते हैं, जिनको शुद्ध ग्रह पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुद्ध ग्रह पट्टी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सभी के सही बच्चे, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त क्या है असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को सिद्ध ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मंगल कौन सा, ये वाला मंगल चौथे नंबर का सूर्य की ओर से, और बृहस्पति कौन सा, सूर्य की ओर से पांचवा, यानी कि बाह्य ग्रह में पहला ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह। इनके बीच में जो पट्टी दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, ये बाकी प्लेनेट के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि सूरज की ओर चारों एक दिशा में चक्कर लगाते रहते हैं, और इन्हीं वजह से आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के रूप में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया है। तो पूछा जाएगा आपके कि सिद्ध ग्रह
एस्टेरॉइड जो होते हैं वो किन दो ग्रहों के बीचों में मिलते हैं, तो वो जुपिटर और मार्स यानी कि बृहस्पति और मंगल के बीच में देखने को मिलते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में सिद्ध ग्रह देखने को मिलते हैं। यही आपको ग्रहों को आंतरिक और बाह्य ग्रह के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। ठीक, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलें तो लिखिए दोस्तों, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। ध्यान रखिएगा ये चारों ओर क्या है? छल्ले। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, बाकी तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये इसके तरफ ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पट्टी सी बनी हुई है, ये पट्टी सी बनी हुई है, ये इसके भी तरफ पट्टी सी बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और यूरेनस हो गया। ये तीनों के तीनों ग्रहों के, ध्यान रखिएगा, इन तीनों के तीनों ग्रहों के चारों तरफ एक छल्ले का निर्माण करा हुआ है। जो छोटे छोटे से जो बोल सकते हो ग्रहों के टुकड़े हैं, वो चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं इन ग्रहों के, जिन्हें हम छल्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम छल्ले कहते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे, तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इन तीनों के चारों तरफ क्या बने हुए? छल्ले बने हुए। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन से जिनके चारों तरफ एक छल्ले का निर्माण हुआ है? तो ये तीनों ग्रह, बृहस्पति, शनि और अरुण, ये तीनों के तीनों ग्रहों के चारों तरफ एक छल्ले का निर्माण हुआ है। ठीक है, पूछा जाएगा, पता होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काफी संख्या में, असंख्या और छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उनकी बनी हुई पट्टी है, जो कि चारों तरफ क्या है? चारों तरफ एक छल्ले का निर्माण करते हैं। और पृथ्वी से अगर आप देखना चाहो तो जो शक्तिशाली दूरबीन होती है उनकी मदद से आप इन चीजों को देख सकते हो। ठीक है, मेन क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन से हैं जिनके चारों तरफ छल्लों बने हुए हैं, छल्ले का निर्माण है, या असंख्य मात्रा में छोटे छोटे पिंड घूमते रहते हैं पट्टी का निर्माण करके। तो वो दोस्तों बृहस्पति, शनि और अरुण है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, अगली बार पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं आंतरिक ग्रह के बारे में पहले, और फिर बाहरी ग्रहों के बारे में बात करेंगे। आंतरिक ग्रह के बारे में बात करी जाए तो बुध। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये सारे के सारे डाटा हमें याद करना है। नहीं दोस्तों, एक माइंड में एक चीज को फिक्स कर लीजिए, बस आपको ध्यान नहीं रखना, बस डाटा मैं आपको बता रहा हूं। अगर बाय चांस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन वैसे बनने के बहुत 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 कम चांसेस है। ठीक है, लेकिन बाकी एक बार हर रोज एक बार इसे रिवाइज करते रहिएगा, पता चल जाएगा आपको। चलिए, बुध की बात करी जाए, यानी कि सबसे छोटे ग्रह की बात करी जाए दोस्तों, तो ये सूरज के चारों ओर जो परिक्रमा लगाता है, ध्यान रखिएगा, ये सूरज की चारों ओर जो परिक्रमा लगाता है लगभग 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। सूर्य के, जैसे कि ये सूरज है, इसके चारों तरफ ये जो बुध घूमेगा वो लगभग 88 डेज में, 88 दिन में पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। और अपने कक्ष के ऊपर जो घूर्णन करता है वो लगभग 59 डेज में लगा लेता है। कहने का मतलब है कि हम यहां पर खड़े हैं और मैं यूं घूमूं, अपनी जगह पर ही खड़ा होकर घूमता रहूं, तो अपने कक्ष पर मैं जो घूम रहा हूं पूरा, एक तरफ से घूमा और वापस आपकी तरफ दिखाई देने लग गया। अपने जगह पर ही घूम रहा हूं, जगह नहीं छोड़ रहा हूं, तो उस जगह में घूमने में मुझे लगभग पूरा एक चक्कर लगाने में 59 डेज लग जाते हैं। और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में, जैसे कि मैं घूमकर इस बोर्ड के चक्कर लगाकर पीछे से निकलकर फिर वहां से निकलकर आ जाऊं, एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। तो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 88 दिन और अपनी जगह पर घूमने में एक चक्कर लगाने में 59 दिन लगते हैं। ठीक, तो ये हो गई बुध की बात। शुक्र की बात करें जाए तो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसे 255 दिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि बुध जो है सूर्य के नजदीक है और जो शुक्र है वो थोड़ा सा दूर है। क्या है? दूर है। तो इसलिए जितना ज्यादा दूर ग्रह होगा उसको उतना ज्यादा समय लगेगा सूर्य का चक्कर लगाने में। तो जहां बुध को चक्कर लगाने में 88 दिन लग रहे थे, अब शुक्र को लगाने में 255 दिन लग रहे हैं। तो पूरा सूरज का चक्कर लगाने के लिए जो बुध है और शुक्र है उसको कितने दिन लगते हैं? 255 दिन लगते हैं। ठीक, और अपने कक्ष के ऊपर, यानी कि अपनी जगह पर खड़ा खड़ा घूम रहा है, तो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा घूमने में इसे 243 दिन लगते हैं। कितने? 243 डेज लगते हैं। कितने लगते हैं? 243 दिन, यानी कि 243 डेज लगते हैं। यानी कि 243 डेज के अंदर एक बार दिन होती है, एक बार रात होती है। देख सकते हो कितने दिनों का अंतर है। ठीक, वहीं पर ही पृथ्वी की बात करी जाए तो आप सभी बच्चों को पता है पृथ्वी पर डेली रात होती है, डेली सुबह होती है। तो एक दिन में ही एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी अपने जगह पर खड़े होकर। कैसे? अपने अक्ष पर खड़े होकर। लेकिन सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में से लगभग 365 दिन लग जाते हैं।
इसलिए हमारा साल भर जो होता है वो 365 दिन का होता है। देखा ना आपने, तो साल जो बनता है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से बनता है और अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात होता है। तो बुध में अगर आप हो तो दिन रात जो होगा, एक दिन और एक रात, वो 59 डेज में होगा। एक बार दिन होगा, एक बार रात होगा। लेकिन वहीं शुक्र में हो गए तो 243 दिन रहेगा, फिर बाद में रात आएगी। ठीक है, वहीं पर पृथ्वी होगी तो वहां पर एक दिन में रात आएगा और एक दिन में दिन भी आएगा। ठीक, आगे चले तो यहां पर हमारा एक उपग्रह भी है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। तो चंद्रमा की संख्या का कितनी है, सैटेलाइट की संख्या कितनी है पृथ्वी पर, एक है। वहीं पर ही मंगल की बात करी जाए तो मंगल जो होता है वो अपने क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उसे लगभग लगभग कितने दिन लग जाते हैं, 687 दिन लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप पृथ्वी पर हो तो साल भर जो पृथ्वी पर होगा वो कितने दिन का होगा, 365 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 365 दिन का होगा। लेकिन वहीं पर ही अगर आप मंगल में हो तो मंगल में अगर आप जाओगे तो वहां पर साल कितने दिन का होगा, 687 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 687 दिन का होगा। यही इंपॉर्टेंट आपको बात बतानी है, आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक, चलिए, साल हो गया 687 दिन का। लेकिन भाई अगर बात करी जाए मंगल अपने अक्ष पर जो घूमता है वो कितने दिन में लगता है, तो वही एक दिन में घूम जाता है। जैसे पृथ्वी होती है अपने अक्ष पे एक दिन में घूम जाता है। ठीक है, वहीं पर ही बात करी जाए पृथ्वी पर एक चंद्रमा है, उसी प्रकार से जो मंगल है उस पर दो चंद्रमा है। कितने चंद्रमा है मंगल पर, तो दो चंद्रमा है। तो ध्यान रखिएगा, मंगल के दो चांद है, पृथ्वी का एक है। ठीक, आगे चलते हैं। और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, सूर्य के बहुत नजदीक होने के कारण और चट्टानों से बने होने के कारण आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये चारों के चारों ग्रह क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक, चलिए, बाकी बचे हुए यहां से आपका बड़ा ग्रह सबसे बड़ा जुपिटर यहां से शुरू होता है, तो ये क्या है, क्षुद्र ग्रह के बाहर यानी कि बाह्य ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने लगभग लगभग 12 साल लग जाते हैं। क्या है, 11 साल 11 महीने, एक महीना कम है इसलिए लगभग लगभग 12 साल बोल दिया जाता है इसे। तो बृहस्पति को अगर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना है तो लगभग लगभग 12 साल का समय चाहिए, और अपने अक्ष पर घूमने के लिए लगभग लगभग इसे कितने घंटे, 9 घंटे चाहिए। कितने घंटे, वैसे 10 घंटे ही बोल सकते हो क्योंकि 9 घंटे 56 मिनट होता है, यहाँ 9 घंटे लिख रखा है, कोई बात नहीं, लगभग लगभग 10 घंटे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, नहीं नहीं, 9 घंटे 56 मिनट लिख रखा है भाई, मैंने ही नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, लिखा हुआ है यहाँ पर जो अपने अक्ष पर। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ कुछ डाटा जो है वो मिस है, कुछ डाटा जो है हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो थोड़ा हाई डाटा। बिल्कुल दोस्तों, आपका कहना बिल्कुल सही है। फिर आप जब ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो थोड़ा डाटा का मिसमैच है ज्योग्राफी की बुक से, मतलब 10th 11th क्लास की बुक से। लेकिन दोस्तों आपको वहां से मैच नहीं करना, आपको यहां से मैच करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे। कई बच्चों को यहाँ लग रहा होगा कि सर कुछ डाटा जो है मिस सा लग रहा है, हमने तो कुछ और पढ़ा है, या फिर 11th 12th की बुक में कुछ और है, 11th 12th की बुक में कुछ और है और 6th 7th की बुक में कुछ और है, इसलिए हम 6th 7th की बुक को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति को पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगभग लगभग 12 साल यानी 11 साल 11 महीने का समय लगता है, और एक दिन मतलब लगभग 9 घंटे 56 मिनट का समय। कितना, 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है पूरा का पूरा अपने अक्ष पर घूमने में। बात करी जाए चंद्रमा की संख्या तो लगभग लगभग 53 चंद्रमा है। कितने चंद्रमा है बृहस्पति के, 53। देख सकते हो दोस्तों कितने सारे चंद्रमा है। ठीक है, तो बृहस्पति के अपने चंद्रमा कितने हैं, तो 53 चंद्रमा है अपने। ठीक, चलिए, सबसे बड़ा ग्रह हो गया, उससे छोटा ग्रह शनि। शनि की बात करी जाए दोस्तों तो 29 साल 5 महीने, क्या है, 29 साल 5 महीने से समय लगता है पृथ्वी के चारों ओर घूमने में। दूर है ज्यादा, तो 29 साल 5 महीने का समय लगेगा इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने में। अपने अक्ष की बात करी जाए दोस्तों तो अपने अक्ष पर ये केवल 10 घंटे 40 मिनट में घूम लेता है। कितने घंटे, 10 घंटे 40 मिनट में, यानी कि 10 घंटे 40 मिनट के अंतर्गत इसमें दिन भी देखने को मिल जाएगा और रात भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चंद्रमा की संख्या बात करी जाए तो वो सेम ही है, बृहस्पति के बराबर ही है, 53 चंद्रमा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चले, यूरेनस की बात करी जाए तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में से लगभग लगभग 84 कहते हैं 84 साल लग जाते हैं। कितने, 84 साल लग जाते हैं। 84 साल का एक साल होता है यहाँ पर इतना देख लीजिए, आप जवानी से बूढ़े हो जाओगे यहाँ पर, लेकिन एक साल नहीं बीतेगा, आपकी उम्र केवल एक ही साल होगी। ठीक, आगे बात करी जाए अपने कक्ष के ऊपर ये 17 घंटे, कितने घंटे,
17 घंटे 14 मिनट के अंतर्गत एक चक्कर लगा लेता है। अपने अक्ष पर खड़ा होकर वो 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। और चंद्रमा की संख्या बात करी जाए तो लगभग 27 चंद्रमा है। यहाँ कितने चंद्रमा है? 27 चंद्रमा है। वहीं बात करी जाए लास्ट नेपच्यून की, तो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में से 164 साल लगते हैं। एक चक्कर लगाने में कितने साल लगते हैं? 164 साल लगते हैं। और अपने अक्ष पर घूमने में से 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं। कितने? 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं। और चंद्रमा की बात करी जाए तो नेपच्यून में चंद्रमा की संख्या जो है वो 13 है। कितनी है? 13 है। और इन्हीं ग्रहों को क्या कहा जाता है? सूर्य से बहुत दूर हो जाने के कारण ये जो होते हैं इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या होते हैं? बाह्य ग्रह कहलाते हैं, जो कि गैस और तरल पदार्थ से बने हुए। कैसे बने हुए? गैस और तरल पदार्थ से। और आकार में जो है बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर शनि है यानी कि सैटर्न है, फिर यूरेनस है यानी कि अरुण है, फिर वरुण है यानी कि नेपच्यून है। तो ध्यान रखिएगा, आकार में ये जो ग्रह होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक, तो ये था दोस्तों अपना पूरा का पूरा ग्रह का चैप्टर, जो कि था सूर्य के परिवार में पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में तो हमने पढ़ा ही, जाना ही, लेकिन उसके बारे में कुछ और चीजें भी जानी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि अगर पूछा भी जाए तो आपको पता होना चाहिए। बाकी चलते हैं यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा गया है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया। हमारे सौर मंडल में जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो पृथ्वी है उससे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आप सही बच्चों को अभी अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी से छोटा जो है उसी का ही ट्विंस है। 6वें नंबर का सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा ग्रह है? उसका ट्विंस यानी कि जिसे हम वीनस कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो वीनस तो कहीं पर है ही नहीं। तो पृथ्वी से छोटा तो वीनस था, वीनस कहीं पर देखने को मिल नहीं रहा। वीनस के बाद कौन सा आता है? मंगल। कौन सा आता है? मार्स, मंगल आता है। तो मंगल है, बिल्कुल है, ये रहा। तो पृथ्वी से छोटा कौन सा हुआ? मंगल हुआ। अब उससे भी छोटा कौन सा हुआ? बुध हुआ। तो इस हिसाब से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था कि पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी से छोटा वीनस होता है, लेकिन यहां पर दिख नहीं रहा शुक्र में कहीं, इसलिए हमने क्या माना? मंगल। शुक्र से छोटा क्या होता है? मंगल। मंगल से छोटा क्या है? बुध। ठीक है, तो पृथ्वी से छोटा यहां पर क्या हुआ? ऑप्शन के हिसाब से मंगल हुआ, इसलिए हम मंगल को टिक कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के किसको कहा जाता है? मैंने अभी बताया था, शुक्र यानी कि वीनस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर थर्ड, ये क्या है? पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड लगभग लगभग पृथ्वी के आकार का ही दिखाई देता है। ठीक, चलिए आगे चलते। आगे बोला है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। अभी अभी मैंने आपको बोला था आकार में देखा जाए तो 5वें नंबर पे आता है, सूर्य की दिशा की ओर से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आता है। कौन? हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी, हमारा अपना घर पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था एक दीर्घवृत्ताकार के अंतर्गत, अंडाकार शेप के अंतर्गत लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर थर्ड, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। एक फिक्स पाथ होता है, उस फिक्स पाथ के अंतर्गत ये घूम रहे होते हैं। ठीक, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने एनसीईआरटी बुक्स को, ईवीएस को खत्म करने के बाद हमने अब क्या शुरू करी है दोस्तों? जियो एंड साइंस वाली सीरीज मिक्स चलेंगे। ठीक है, जिसमें आज हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 1 जियो और साइंस का, जिसमें हमने बात करी सूर्य के परिवार में पृथ्वी। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे तो यही सीरीज, कौन सी सीरीज? तो दोस्तों जियो और जीनो दो, है ना जियो एंड साइंस की इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर नंबर 2 पर चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 जियो और साइंस की सीरीज को स्टार्ट करके, ताकि आपका जियो और साइंस से जो नया पैटर्न से पूछा जा रहा है वो भी किसी प्रकार से मिसमैच ना हो, वो भी अच्छी तरीके से तैयार हो आपका। ठीक, चलिए दोस्तों ये था आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक, आज का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझ में आया हो, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा आपके मन में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।